अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी राज का चौथा हिस्सा। जोगिया ने सामने आकर मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं उस रोज़ मामूल से पहले दफ्तर से उठ गया। मैं सबसे पेशतर इस गिफ्ट पैक को देखना चाहता था जिसमें शतरंज और सिगार का डिब्बा मौजूद था। वो दोनों चीज़ें मेरी पसंद की नहीं थी, इसीलिए रूपनगर से वापसी के बाद गिफ्ट पैक को स्टोर रूम में रख दिया। मैं जानना चाहता था कि इन दोनों चीज़ों में क्या बात थी जिसकी वजह से जोगिया ने मुझे ज़ुबान बंद रखने की ताकीद की। ये भी हिदायत दी थी कि मैं उस शख्सियत के बारे में अपने दिलो दिमाग के दरवाजे बंद रखूं। क्या जोगिया पुरस्रार ताकतों का मालिक होने के बावजूद किसी से डरता था? मेरा जहन अजीब कलाबाजियां खाता रहा। शादी के कार्ड वाली फाइल मेरे बराबर वाली नशिस्त पर पड़ी थी। मैंने माँ की खुशी देखने और खुश रखने की खातिर शादी पर आदमगी का इजहार किया, लेकिन अब हालात ने एक नया पलटा खाया था। जोगिया ने बड़े यकीन से कहा था कि अगर मैंने वालिद की मौत की वजह जाने बगैर शादी की तो फाखरा मौत का शिकार हो जाएगी। मेरा रूपनगर जाने का मकसद यही था कि मैं अपनी वालिद के मौत के राज को हल कर सकूं और इसके बाद सुकून से आइंदा ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करता। मगर माँ की मजबूर करने पर मैंने शादी की हामी भरी। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कोई खूबसूरत बहाना तलाश करके शादी को टाल दूँ। मैं यहाँ इस बात का इकरार ज़रूरी समझता हूँ कि फाखरा हर एतबार से मुझे पसंद थी। मैं महज माँ की खुशी की खातिर उसकी ज़िंदगी को दाव पर नहीं डाल सकता था। मुझे माँ का ख्याल भी था। मेरे किसी अमल से माँ के दिल को ठेस पहुँचती ये मुझे मंजूर नहीं था। बात उलझ रही थी। मैंने घर में कदम रखा तो ड्राइंग रूम में बेगम नफीस और माँ को एक साथ बैठा देखकर मेरा माथा ठनका। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज जल्दी कैसे आ गए? माँ ने मेरे चेहरे पर नज़र डालते हुए पूछा। मैंने कहा आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने बेगम नफीस को सलाम करते हुए जवाब दिया, फिर माँ के पास बैठ गया। कारोबार कैसा चल रहा है? मेरे होने वाली सास बेगम नफीस ने पूछा। खुदा का शुक्र है अभी तक कोई मुश्किल नहीं आई। तुमने शादी के कार्ड छपने के लिए नहीं दिए? माँ ने पूछा तो मैं एक लम्हे के लिए कसमसा कर रह गया। फाइल मेरे हाथ में थी। मैंने कहा मेरे पास है, फाइल किसी वक्त प्रेस पहुँचा दूंगा। अच्छा हुआ तुमने जल्दी नहीं की, बेगम नफीस दबी जुबान में बोली। दरअसल कुछ मजबूरी ऐसी आ गई है कि मैं तुम्हारी माँ से कुछ 2 महीने की मोहलत मांगने आई हूँ। मैंने पूछा सब ठीक तो है? ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल के दूर परे के एक अजीज़ लंदन में बीमारी के बायस इंतकाल कर गए, इसलिए चाहती हूँ कि कम से कम उनके 40वें तक खुशी की कोई तकरीब ना हो तो अच्छा होगा। मैंने जवाब देने के बजाय माँ की तरफ देखा। माँ कहने लगी तुम्हारी आंटी की मजबूरी है, मैं ज़ोर नहीं दे सकती, वरना मैं चाहती थी फाखरा जितनी जल्दी हो सके घर आकर संभाल ले। माँ ने संजीदगी से कहा तो मेरे जहन के उफक पर जोगिया का तस्वुर उभर आया। न जाने क्यों मेरे दिलो दिमाग में ये ख्यालात कुल बुलाने लगे कि शायद बेगम नफीस 2 महीने की जो मोहलत मांगने आई थी उसके पीछे भी जोगिया ही की ताकतों का कोई दखल था। बेगम नफीस के जाने के बाद मैंने ख्वाबगाह में जाने से पहले स्टोर रूम से वो गिफ्ट पैक लिया जो अभी तक बंद पड़ा था। अपने कमरे में जाकर मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर गिफ्ट पैक खोलने लगा। मेरी बात समझ से बाहर थी कि जोगिया ने इसका जिक्र क्यों किया था। मैंने गिफ्ट पैक खोलने में खासी तेज़ी दिखाई। अंदर से दोनों चीज़ें निकली जो मैंने कश्मीर एम्पोरियम में पसंद की थी। शतरंज के मोहरे फोल्डिंग बिसात के अंदर मौजूद थे। मैं उनका जायज़ा लेने लगा लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर मैंने सिगार बक्स खोला जिसके अंदर सुर्ख रंग का बारीक कागज़ भरा था। मैंने कागज़ को बाहर निकाल कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। सुर्ख कागज़ में लिपटा हुआ बमुश्किल 1.5 इंच का वो हल्का फुल्का पेपर वेट मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गया, जिसके अंदर रकीक सियाल मादा मौजूद था और उस सियाल में एक बच्चे की आंख तैर रही थी। इस किस्म के छोटे मोटे गिफ्ट आइटम बाज़ार में दस्तयाब थे, लेकिन मेरी नज़रें बच्चे की इस आंख पर जम गईं जो मसनूई होने के बावजूद जीती जागती थी। उसमें कोई हरकत नहीं थी, मगर ऐसा लगता जैसे इसकी आंखों की पुतलियां अचानक अपने हलके में गर्दिश शुरू कर देंगी। उसकी पलकें भी कुदरती लग रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था जैसे 4-5 साल के किसी मासूम बच्चे की वो आंख मुझे सवालिया नज़रों से देख रही हो। इसके साथ ही मेरे जहन में जोगिया के कहे आखिरी लफ्ज़ गूंजने लगे।
मेरा दिल गवाही देने लगा कि जोगिया का इशारा यकीनी इसी पेपर वेट की तरफ था जिसका सिगार बक्स में मौजूद होना मेरे इल्म से बाहर था। कश्मीर एम्पोरियम पर मिलने वाले बूढ़े की शख्सियत ने इस सिगार बक्स को शोकेस से निकालकर खोले बगैर गिफ्ट पैक में बंद कर दिया। क्या वो इस पेपर वेट की मौजूदगी से वाकिफ था? बच्चे की आंख ज़रूर किसी मखसूस अहमियत की हामिल थी, वरना जोगिया को ख़ास तौर पर गिफ्ट पैक का हवाला देने की क्या ज़रूरत थी? मैं खासी देर तक उसको उलट पलट कर देखता रहा। मुमकिन है वो मेरा वहम हो, लेकिन बच्चे की वो आंख हर जाविये से मुझे अपने जिस्म में चुभती महसूस हुई। मैंने उस पेपर वेट को अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा कर रख दिया और नहाने के इरादे से वॉशरूम में चला गया। रात के खाने पर वालदा ने फिर मेरी शादी का जिक्र छेड़ा। दानिश बेटे, उन्होंने संजीदगी से कहा, खुदा के हर काम में कोई मर्जी होती है जो इंसान समझ नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेगम नफीस ने शादी के वक्ती अल्तवा के सिलसिले में बात कही वो ठीक नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब? ज़रूरी नहीं कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त हो। माँ ने कुछ तवक्कुफ से कहा, तुम जानते हो तुम्हारे वालिद के बैरिस्टर नफीस से कितने पुराने मरासिम हैं। बेगम नफीस को मैंने हमेशा अपना हमनवा पाया। मेरे और उनके दरमियान कभी गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारे वालिद की मौत के बाद दोस्ती का रिश्ता कम होने के बजाय और मजबूत हुआ। मैं ये भी जानती हूँ कि वो फ़ाखरा के लिए तुम्हें शुरू से पसंद करती हैं। मेरे अलावा तुम्हारे वालिद को भी फ़ाखरा पसंद थी। मैंने तमाम पहलुओं पर गौर करके इसको रिश्तेदारी में बदलने का इरादा किया। अब भी मेरे इरादे में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। माँ सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, मैं ये जानती हूँ कि तुम और फ़ाखरा एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों की शादी खुशगवार होगी, मगर इन बातों के बावजूद मुझे आज महसूस हुआ जैसे बेगम नफीस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अम्मी, ऐसी क्या बात हो सकती है? मैंने पूछा। फ़िलहाल तो मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश हो गईं। क्या आपके ख्याल में उन्होंने अपने शोहर के किसी अजीज़ की मौत वाली बात? नहीं, माँ ने मेरा जुमला काटते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। बेगम नफीस ने जो कुछ कहा वो ठीक होगा। मैंने कहा, फिर आपको किस बात पर तशवीश है? शादी 2 माह आगे बढ़ जाएगी तो दोनों ख़ानदानों को तैयारी का मौका मिल जाएगा। वालदा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हिलाकर खाने में मसरूफ़ हो गई। लेकिन मेरे दिल में एक फांस चुभ गई। माँ ने जो बात छेड़ी थी वो बिला मकसद नहीं थी। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन किसी ख्याल से उन्होंने इरादा तर्क कर दिया। मैंने माँ को कुरेदना मुनासिब नहीं समझा, वो भी नॉर्मल हो गई। कुछ देर बाद वो इधर उधर की बातें करने के बाद ख्वाबगाह में चली गई, तो मैं स्टडी रूम में चला गया। मैं आमतौर से 11 बजे तक सोने का आदी हूँ, लेकिन उस रोज़ जोगिया के आने के बाद से जो हालात सामने आ रहे थे उन्होंने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। मैं हालात की कड़ियाँ मिलाने की कोशिशों में मसरूफ़ था जब दीवार पर लगी घड़ी ने घंटे बजाकर रात के 11 का ऐलान किया। मेरे ख्यालात का शिराजा बिखर गया। मैं घड़ी पर नज़र डालता हुआ उठ बैठा। वक्त की पाबंदी का एहसास मुझे वालिद से विरसे में मिला था। मैं रोशनी बुझाकर स्टडी रूम से बाहर आ गया। मेरे कदम अपनी ख्वाबगाह की सिमत उठ रहे थे जब मुझे ऐसा लगा जैसे पेपर वेट में नज़र आने वाली बच्चे की वही आंख मेरी हरकतों का जायज़ा ले रही हो। मैं गैर इरादी तौर पर ठिठक गया और इर्द गिर्द देखने लगा। फिर मुझे अपनी हिमाकत पर खुद ही हंसी आ गई। पेपर वेट के स्याल मादे में महफूज की गई वो आंख भला मेरा पीछा कैसे कर सकती थी? पे दर पे रूनुमा होने वाले गैर यकीनी हालात इंसान को वहम में मुब्तला कर देते हैं। शायद मैं इसी वहम का शिकार था। मैं ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल ने मेरी दिल की धड़कनें तेज़ कर दी। मेरे कमरे में गुप्त अंधेरा था, जबकि मैं सोते वक्त हमेशा एक नाइट बल्ब जलाने का आदी हूँ। ये बात घर के तमाम मुलाजमों के इल्म में थी। सवाल ये था कि मेरे जहन में उभरा कि लाइट कौन बंद कर सकता है। फिर मुमकिन जवाब ने मेरी तशवीह कर दी। अंधेरे की वजह यह भी हो सकती है कि बल्ब फ्यूज़ हो। मुझे गुस्सा आया। मैंने फौरी तौर पर अपना एतमाद बहाल करने के लिए फ़ैसला किया कि सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, आइंदा से अपने आप को परेशान नहीं होने दूंगा। फिर मैंने कंधे झटक कर स्विच बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाया। ख्वाबगाह में नाइट बल्ब के अलावा भी रोशनी का इंतज़ाम था। मैं अंदाजे से स्विच बोर्ड की सिमत हाथ बढ़ा रहा था कि एक आवाज़ गूंजी, रोशनी मत करना वरना तुम एक खूबसूरत मौका ज़ाया कर दोगे। वो आवाज़ बहुत साफ तौर से मेरे कानों से टकराई थी। मैंने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ खींचकर खौफजदा हुए बगैर कहा, कौन हो तुम? दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। वही मध्यम आवाज़ जो कहीं दूर से आती थी दोबारा मेरे कानों से टकराई। मैंने ठोस लहजे में कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन हो और क्यों आए हो? दरवाज़ा बंद करके दोबारा उस पेपर वेट को निकाल कर देखो, शायद तुम्हारी कोई मुश्किल आसान हो जाए।
उस मध्यम और सपाट आवाज़ ने दोबारा मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। उस आवाज़ में कर्ब की भी आमेज़ज थी। पेपर वेट के हवाले ने मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज़ कर दी। एक लम्हे को मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर दिल की धड़कनों पर काबू पाता रहा। फिर मैंने हिम्मत से काम लेकर ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अंदाज़ों से कपड़े की अलमारी की जानिब कदम बढ़ाए, जहां मैंने सिगार बक्स से बरामद होने वाले पेपर वेट को छुपा कर रखा था। मतलूबा अलमारी के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। कमरे में गुप्त अंधेरा मेरी नज़रों के सामने आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था, क्योंकि ख्वाबगाह के एक गोशे से मैं वाकिफ़ था। दूसरी वजह यह थी कि बाहर से होने वाली रोशनी मेरे कमरे के रोशनदान पर चमक रही थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ नज़र आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर अलमारी का दरवाज़ा खोला तो चौंके बगैर ना रह सका। 1.5 इंच का वो पेपर वेट, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी के नीचे छुपा कर रखा था, बिल्कुल मेरी निगाहों के सामने था। पेपर वेट पूरी तरह रोशन, और रोशनी में वो आँख किसी जिंदा की तरह गर्दिश कर रही थी। उसकी पुतली अपने हल्के के दरमियान हैरत अंगेज़ तौर पर हरकत कर रही थी, पलकें भी चपक रही थी। मेरे पूरे वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। जो कुछ मैं देख रहा था वो नाकाबिले यकीन था, लेकिन मैं इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था। मेरी पूरी तवज्जो उस आँख पर थी, जो किसी जिंदा बच्चे की तरह हरकत करते करते अचानक मेरे चेहरे पर जम गई। उस आँख के सफ़ेद हल्के में खून की नसें वाज़ेह होने लगीं। मुझे यूं लगा जैसे मैं जागती आंखों से कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। तुम अपने बाप की पुरस्रार मौत का राज जानने के लिए बेचैन हो। वही कर्ब में डूबी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? जोगिया ने तुमसे जो कहा वो गलत नहीं था। पेपर वेट के अंदर महफूज पुरस्रार आँख मुझसे गुफ्तगू करने लगी। उसने पलक झपकाते हुए कहा, ज़रगाम तुम्हें बताना चाहता था कि कच्चे धागे के पीछे किसका हाथ है, लेकिन किसी ताकत ने उसके होंठों पर मोहर लगा दी। ज़रगाम? हाँ, मेरा इशारा उस बूढ़े की तरफ है जो तुम्हें रूपनगर में कश्मीर एम्पोरियम में मिला था। लेकिन उसके बेटे ने, हाँ, मध्यम आवाज़ ने फिर मेरी बात काट दी। उसने भी गलत नहीं कहा था। ज़रगाम को मरे पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी बेचैन रूह अभी तक तुम्हारी दुनिया में भटक रही है। मैंने पूछा, वो किस हादसे का शिकार हुआ था? मेरे पास वक्त कम है, मेरा हाथ थामकर खामोशी से चलो। जिंदा आग की पुतलियां बेचैनी से मुतहरक हो गईं। जो कुछ देखना उसे अपने तक महदूद रखना। जोगिया के अलावा किसी के सामने जुबान मत खोलना। उसकी आवाज़ घुट गई। वरना? मैंने उसकी खामोशी को महसूस करते हुए सवाल किया। इस वक्त ज़्यादा सवाल पूछने से गुरेज करो। पेपर वेट उठाकर जेब में रख लो। खुद पर हर हाल में काबू रखने की कोशिश करो, वरना खेल बिगड़ जाएगा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर रोशन पेपर वेट उठाकर जेब में डाल लिया। दोस्तों, ये कहानी यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा हाथ लगते ही पेपर वेट की रोशनी अचानक बुझ गई। मैंने हैरत का इजहार नहीं किया। रूपनगर में कश्मीर एम्पोरियम में वो उस बूढ़े आदमी ज़रगाम से होने वाली मुलाकात के बाद जो कुछ हो रहा था, हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन था। किसी जिंदा इंसानी आँख का पेपर वेट में इस तरह बंद होना कि उसमें ज़िंदगी की हरारत बाकी रहे नामुमकिन था, लेकिन मैं अपने आप को झुठला नहीं सकता था। अगर सफली के नापाक अमल के ज़रिए 16 फुट का कच्चा सूती धागा एक पक्की उम्र के दरमियाना कद इंसान के पूरे जिस्म का खून चूस कर उसे मौत की नींद सुला सकता, तो किसी बच्चे की आंख को पेपर वेट में बंद कर देना मुश्किल नहीं था। अलबत्ता इसमें ज़िंदगी की तमाम अलामतों का बरकरार होना हैरत अंगेज़ था। जो कुछ मैं देख रहा था वो शुभदा भी हो सकता था। बाज़ औक़ात सड़कों पर खेल तमाशा दिखाने वाले ऐसे कमाल दिखाते हैं कि अकल दंग रह जाती है, मगर हमें मानना ही पड़ता है। पिछल पैरियों और बदरूहों के तस्वर के में भी अक्ल सलीम किसी बात को तैयार नहीं, लेकिन दुनिया के गोशे गोशे में आज भी ऐसे कई वाक़यात जिनकी सबूत भी मिलते हैं। इस कायनात का वजूद में आना भी किसी मौजज़े से कम नहीं। कुदरत के करिश्मों से इनकार करना कुफ्र की अलामत है। बहरहाल, पेपर वेट को जेब में डालने के बाद मैं अकली घोड़ा दौड़ाने के बारे में गौर कर रहा था, जब मैंने महसूस किया कि किसी बच्चे की हाथों की उंगलियों ने मेरी सीधी कलाई पर अपनी गिरफ्त कर ली हो। वो उंगलियां गोश्त पोस्ट की कैद से आज़ाद थीं। उनकी गिरफ्त मुझे अपनी कलाई में चुभती महसूस हुई। मैं अपने आप को उन करख्त उंगलियों के कैद से ना छुड़ा सका। मैं गनूदगी के आलम में चलता हुआ बंगले के पिछले हिस्से की तरफ जा रहा था। कोई ताकत मेरे असाब पर हावी थी। मैं देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन कुछ भी करने से कासिर था।
उस ताकत ने मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। मैं बंगले के पिछले हिस्से निकलकर खुली सड़क पर आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ज़मीन से कदम उठ गए हों। इसके साथ ही हवा की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उड़ने लगा। मेरी हिदायत को फरामोश मत करना, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना। फिर वही आवाज़ आई। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मगर कुव्वत गोयाई ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तैरता रहा, उड़ता रहा। अचानक मेरी नज़रों के सामने से धुंध की चादर यखलत सिरक गई। मुझे कुर्बो जवार की हर चीज़ नज़र आने लगी। मैं किसी इमारत के ज़मीन दोस्त तहखाने में खड़ा था, जहाँ एक तरफ काट कबाड़ जमा था और दूसरी तरफ पुख्ता ज़मीन पर एक औरत इस कसम पुरसी के आलम में बेयारो मददगार पड़ी थी कि उसे देखते ही मुझे झुरझुरी आ गई। मेरी नज़रें उसके वजूद पर जमकर रह गईं। उसके पूरे जिस्म पर आबले पड़े थे। जिल्द की स्याही माल रंगत देखकर यही अंदाज़ा कायम किया जाता कि उसके चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को बार बार दहकती शय से दागा गया कि वो कर्ब और अजियत से दोचार होने के बावजूद ज़िंदगी की कैद से छुटकारा हासिल न कर सके। उसके जिस्म के अक्सर हिस्सों से पीप बह रही थी। उसके सीने को इस अंदाज में ज़ख्मी किया गया कि गोश्त के लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। खून जगह जगह जमा हुआ था। उसके हाथ और पैरों को जंजीरों से बांधा गया कि वो करवट बदल नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर मौत की हसरत तड़प रही थी। उसकी बेनूर आंखें छत पर थीं। थोड़े थोड़े वक्फे की पलकें झपकती, फिर वो सूखे अलग से एक करबनाक सिसकी लेकर दोबारा छत को देखने लगती। वो ज़ाहिरी हालत में अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा नज़र आ रही थी। मुझे नहीं मालूम वो किस जुर्म की पादाश में यहाँ पहुँची, लेकिन उसके वजूद का खंडर इस बात की निशानदही कर रहा था कि इमारत कभी बहुत हसीन रही होगी। वो जिन लोगों में कैद थी वो यकीनन दरिंदों से ज़्यादा बेरहम होंगे जो उसे इतनी अजियत दे रहे होंगे। मैं किसी बेजान मुजस्मे की मानिंद खामोश खड़ा उसे देखता रहा। मेरे ऊपर सख्ते की कैफियत थी। एक अनजाना खौफ मुझे पसीना पसीना कर रहा था। वो औरत कौन थी और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्या मैं होश में था या किसी ख्वाब की कैफियत में था? कई सवालात मेरे जहन में गटमट हो रहे थे कि दो हट्टे कट्टे पुजारी जिनकी निगाहों से नफरत और दरिंदगी झलक रही थी, तहखाने का वाहिद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। मैं ऐसे जाविये पर खड़ा था कि उनकी निगाहों में नहीं आ सका। यह भी मुमकिन था कि तहखाने में मेरी मौजूदगी उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने औरत के सिवा और किसी तरफ देखने की कोशिश ही ना की। मैं दम साधे खड़ा रहा। वो औरत के करीब जाकर रुक गए। औरत के होंठों से दर्द भरी आवाज़ निकली, तुम अब क्या लेने आए हो? क्या तुम्हारा मन अभी तक शांत नहीं? दराजकद पुजारी ने सर्द लहजे में कहा, नहीं, जब तक तेरा शरीर गंदी आत्मा का संबंध कायम है हम शांत नहीं हो सके थे। इसका कारण भी तू जानती है। तू कलंकनी है। अगर मैं कलंकनी हूँ, पापन हूँ, तो तुम दोनों ही मेरा क्रियाक्रम क्यों नहीं कर देते? औरत ने तड़प कर कहा, बार बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आ जाते हो? चिंता मत कर, हम तेरी आशा पूरी कर देंगे, परंतु तुझे पहले अपनी ज़बान खोलनी पड़ेगी। दूसरे पुजारी के लहजे में उस औरत के लिए कोई रहम नहीं था। उसने शोला बार नज़रों से औरत को घूरते हुए कहा, उस हराम का नाम उगल दे जिसने तुझे धर्म से मुंह मोड़कर पाप का रास्ता दिखाया। मैंने कोई पाप नहीं किया। औरत ने खुद को जंजीर की कैद से आज़ाद करने की खातिर हाथ पैर चलाते हुए कहा, जिसने मेरे पवित्र जीवन में जहर घोला, जिसने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती से मुंह काला किया, वो कोई और नहीं, तेरा मित्र दोस्त था। मैं तुम्हें पहले उस कमीने का नाम। खबरदार। जवाब में पुजारी ने इतनी शिद्दत से उसे लात मारी कि उसके होंठों से खून निकल पड़ा। फिर चीख कर बोला, अगर तूने दोबारा उस देवता समान आदमी का नाम लिया तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। ये सीधी तरह जुबान नहीं खोलेगी, दराजकद पुजारी ने कहा। फिर उसने काट कबाड़ के पास रखे मटके नमा बर्तन को बढ़कर उठाया। उसके तेवर खतरनाक हो गए। उसने मटके में मौजूद स्याह रंग का कोई बदबूदार तेल औरत के जिस्म पर उलट दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? दूसरे पुजारी ने एहतजाज किया। अगर ये मर गई तो हम इस दुष्ट का नाम कैसे मालूम करेंगे? इसकी आत्मा से, दूसरे पुजारी ने कहा। फिर उसने जेब से माचिस निकालकर उसे आग लगा दी। औरत की करबनाक चीखें तहखाने में फैल गईं। मैंने अंजाम की परवाह किए बगैर हट्टे कट्टे पुजारियों की सिमत छलांग लगाई, लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरी कलाई पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त हो गई। अपनी मौत को दावत मत दो। मैंने तुम्हें हर हाल में जुबान बंद रखने का मशवरा दिया।
करब में डूबी वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, लेकिन उसका जुमला अधूरा रह गया। उसी आवाज़ के उबरते ही दोनों पुजारी इस तरह चौंक कर उछले और मेरी जानिब पलटे जैसे उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल गई हो जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। फिर वो खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ झपटे, लेकिन उसी लम्हे मेरी कलाई नादीदा गिरफ्त के शिकंजे से आज़ाद हो गई। फिर ऐसे लगा जैसे भूचाल आ गया। मैं खुद को फिजा में गर्दिश करता देखकर खौफ से चीख उठा, बचाओ बचाओ, दानिश मेरे बच्चे, होश में आओ। मैंने माँ की मानूस आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी। मेरे जहन को दूसरा झटका लगा। मैं इस वक्त किसी तहखाने के बजाय अपने कमरे में मौजूद था। मेरी माँ मेरे करीब बैठी हैरत से मुझे देख रही थी। तुम शायद कोई ख्वाब देखकर डर गए थे, माँ ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। सोते में हाथ चलाकर तुम बचाओ बचाओ कह रहे थे। मुझे बताओ दानिश, क्या ख्वाब देखा तुमने? किसने तुम्हें इतना डरा दिया? मैंने झूठ से काम लेते हुए कहा, वो बस कुछ थकन का नतीजा होगा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं सोते में क्या कह रहा था। आपको बिला वजह मेरी वजह से सहमत हुई। माँ ने बड़े प्यार से मेरे कंधे को थपथपाया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उन्हें मेरे जवाब से यकीन नहीं आया। कुछ देर बाद वो चली गई तो मैंने सबसे पहले जेबों को टिटोला। वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने उठकर अलमारी को खोलकर देखा तो वो पेपर वेट मौजूद था। मैंने उसे हाथ में उलट पलट कर देखा, लेकिन बच्चे की आंख बेजान नजर आ रही थी। मेरी नज़र में वो तमाम मंजर फिर आने लगे। वो दोनों हट्टे कट्टे पुजारी और औरत के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। वो औरत से किसी ऐसे आदमी के बारे में पूछना चाहते थे जिसके ख्याल में उसने उसे गुनाह पर उकसाया, लेकिन जब औरत ने उनके किसी साथी को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया तो वो पुजारी गजबनाक हो गए। एक पुजारी अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। उसने औरत पर तेल छिड़ककर उसे अपने साथी के मरना करने के बावजूद शोलों की नज़र कर दिया। जंजीरों में जकड़ी एक मजलूम औरत की अज़ियतनाक चीखों ने मेरी मर्दानगी को ललकारा। मैंने उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किसी ताकत ने मेरे कदम जकड़ लिए। सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी। फिर मैंने आंखें खोली तो मैं अपनी ख्वाबगाह में था, और अब पेपर वेट के अंदर वो महफूज आंख बिल्कुल बेजान थी, जिसे मैंने पूरे होशोहवास में पुतलियों को हरकत देते और पलकों को झपकाते देखा था। उसकी बातें भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। दफ्तर में जोगिया की आमद, गिफ्ट पैक खोलने का मशवरा, सिगार बक्स के अंदर रखे हुए सुर्ख कागज़ में लिपटे पेपर वेट का निकलना, फाखरा से मेरी शादी का इल्तवा यानी रद्द हो जाना, जंजीरों में जकड़ी हुई औरत जो जिंदा होने के बावजूद मुर्दों से बदतर थी, दोनों पुजारियों का बच्चे की आवाज़ सुनकर शिकाब की मानद मेरी तरफ झपटना, फिर होश में आना, ख्वाबगाह में मौजूद होना। इतनी सारी बातें तो ख्वाब नहीं हो सकती। जोगिया ने उस बूढ़े ज़रगाम का हवाला देकर इस बात की भी तस्दीक कर दी थी कि रूपनगर में कश्मीर एम्पोरियस से शुरू होने वाली दास्तान महज मेरा वहम नहीं थी। ख़ुद ज़रगाम के बेटे ने भी यही कहा था कि ज़रगाम 10 साल पहले एक हादसाती मौत का शिकार हो गया। पेश आने वाले हालात की बिखरी हुई बेजोड़ कड़ियाँ मेरे दिमाग पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही थी। मैं खासी देर तक बिखरे हुए किरदारों का एक दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल सका। मेरे वालिद की इस तरह मौत की कहानी सुलझने के बजाय और उलझती चली जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।